आपके घर में कोई दहेज लेकर नहीं आई? अच्छा सा सामान? वही तो बहू, यह गरीब कहीं की। मैंने बोला था अच्छा खासा दहेज दे देना, लेकिन नहीं, इसके पिताजी ने तो राशन भंडार भिजवा दिया है। अचार डालें इसका। माँ जी, आप तो अच्छे से जानती हैं, पिताजी ने पहले ही आपको कह दिया था कि वो इतना सारा सामान नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ इतना अनाज दे देंगे जिससे घर में खाने की कमी नहीं होगी। चाट लो इस राशन को तुम। जब घर के दोनों बेटे कमा रहे हैं तो इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं थी। और माँ जी, ये क्या, मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ और आपने बताया नहीं कि हमारा ससुराल एक कमरे का है। अब मैं अपना दहेज का सामान कहाँ रखूंगी? इनका आटा दाल चावल तो बिल्कुल नहीं आएगा। पहले मेरा दहेज रखवाइए, इनका नहीं। ऐसे कैसे? मेरा भी तो दहेज का सामान है, वो कहाँ जाएगा? वो भी इसी एक कमरे में रहेगा। वो जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है ना माँ जी? हाँ है तो, लेकिन मेरी अमीर बहू का ज्यादा दहेज आया है तो वो रहेगा। ये तेरे 200 किलो के गेहूं का क्या मैं अपने सर पर रखूं? बिल्कुल सही कहा माँ जी ने। यहाँ पहले मेरा सामान आएगा और ये गेहूं बाहर रख दो आप। गेहूं ज्यादा है वो बाहर रख दूंगी, लेकिन बाकी चीज यहाँ रखवाऊंगी। आखिर ये भी मेरा कमरा है। अरे माँ, शादी का सारा दिन यही दरवाजे पर ही पूरा करवाना है क्या? थक गया हूँ मैं। अरे हाँ, जाओ सारे बच्चे आराम करो। माधव, मनीष, छोटी बहू का बेड उस दीवार के कोने पर लगा दो और तुम दोनों, तुम्हारा तो दहेज का सामान ही नहीं आया है तो वहाँ जमीन पर सो जाओ। ठीक है माँ जी। दोनों बेटे एक कोने में बेड लगवा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजू गद्दा बिछाती है। उसकी मदद तृप्ति भी करती है। लाइए भाभी, आपकी मदद करवा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। आप थक गई होंगी ना थोड़ा सा। कुछ ही देर में एक ही कमरे के बिस्तर पर आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहू पहली रसोई का खाना बनाती हैं। तब ओ जेठानी जी, ये गैस सिलेंडर मैं लेकर आई हूँ, इसलिए सबसे पहले इस पर मैं खाना बनाऊंगी। आप जब तक आलू वालू सब्जी वब्जी काट लो। मन तो नहीं है मेरा कि अपने दहेज की चीज आपको छूने दूं, लेकिन बना लेना। इस चक्कर में सब लोगों को खाना बनाने का ठेका मैं तो नहीं ले सकती ना। ठीक है देवरानी जी, लेकिन आज तो खीर बनेगी, वो तो मैं अपने राशन के चावल से बनाऊंगी। हम तेरे राशन के दहेज की अभी कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में इतना अनाज है कि पहले वो इस्तेमाल होगा। मुझे तो लग रहा है तेरे दहेज की राशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सारा बेफालतू में ले आई। अरे कोई सामान ले आती ताकि मेहमान देखकर इसका तो मजाक नहीं बनाते। वही तो माँ जी। फिर तृप्ति नहा धोकर शिवानी के ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर उसका हेयर ड्राई इस्तेमाल कर रही थी। ये देखकर शिवानी तृप्ति पर चिल्लाती है। तृप्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान इस्तेमाल करने की? तुमने पूछा? अगर मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया तो इसका हर्जाना तुम भरोगी क्या? 4-5 रुपए का नहीं है, 78,000 का आया है। सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था आप इतना गुस्सा करेंगी। मैं कभी छूती ही नहीं। पूछ भी तो सकती हो ना तुम, लेकिन नहीं। यही तो बात है कि ये एक कमरे का ससुराल है। अगर मेरा पर्सनल कमरा होता तो तुम्हें अंदर घुसने से पहले भी सोचना होता। कोई बात नहीं बहू, जाने दे। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर पहली रसोई का खाना खाते हैं। फिर शादी के कपड़े धुल रहे होते हैं तो सास वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देख खुश होती है। अरे वाह बहू, मुझे यहाँ घर में किसी को भी हाथ से कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे। ये वॉशिंग मशीन है ना, और ये कपड़े तो बहुत जल्दी सूख गए, बस हवा लगानी है। यही तो काम है माँ जी इस वॉशिंग मशीन का। अमीर घर से हूँ तो आपने ये वॉशिंग मशीन देख ली, वरना गरीब बहू के चलते आप इन अच्छी चीजों का कभी लाभ ही नहीं उठा पाती। हाँ बहू, ऐसे गरीब बहू भी कुछ दहेज में सामान लाती, लेकिन नहीं, चावल बावल उठा लाई है। अरे सोफा सेट लगे, कम से कम रिश्तेदार तो देखते, लेकिन नहीं। माँ जी, माना कि दहेज में अच्छी चीज लेकर नहीं आई, लेकिन खराब चीज भी नहीं लाई। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, मैं बहुत महंगा राशन लेकर आई हूँ, वो भी अपने ही पिताजी के खेत से, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अरे जा जा, मुझे मत सिखा। रात को सोने में गरीब बहू को प्रॉब्लम होती है। बाकी सब तो आराम से सोते हैं, लेकिन जमीन पर उसे जगह नहीं मिलती। बगल में नंद जो सो रही थी। तृप्ति, तुम थोड़ा उधर हो जाओ, मुझे जगह नहीं मिल रही है। यहाँ तुम्हारे भैया हैं। भाभी, इस तरफ दीवार है और इधर भी जगह नहीं है। छोटी भाभी के दहेज का सामान भी रखा और आपके दाल चावल भी है, फिर कहाँ जाएं और सोने। अच्छा ठीक है। जैसे तैसे आरजू सो जाती है। कुछ देर बाद 2 चूहे आकर दाल चावल की बोरी को काट देते हैं और शिवानी के नए पलंग के गद्दे को भी कुतर जाते हैं। अगली सुबह जब शिवानी की नजर पड़ती है तो फिर चिल्लाने लगती है। ये भगवान, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। एक तो एक ही कमरा है, वो भी पर्सनल नहीं है, और यहाँ पर भी चूहे मेरा नया दहेज का बिस्तर कुतर कर चले गए। ऐसे ही तो नहीं आए होंगे। ये देखो, इनके दाल चावल की बोरी भी कन्नी हुई रखी है। जरूर वो इसी के पीछे आए होंगे। माँ जी देख रही है ना आप, गरीब जेठानी जी की वजह से मेरे दहेज के सामान के साथ क्या हो गया। अरे मैया, तेरा तो नया गद्दा था, कैसे चूहा खा गया बताओ। क्यों री गरीब चुड़ैल, देख ले, तेरे 2 कौड़ी के राशन दहेज की वजह से मेरी बहू का दहेज खराब हो गया। माँ जी, चूहे ने भी तो मेरी राशन की बोरी को काट दिया।
और आपने ही रसोई नहीं बनवा रखी है तो मैं क्या करूं? आपने एक कमरे का ससुराल क्यों बनवाया? अलग अलग कमरा होता तो आज ऐसा नहीं होता। हाँ माँ, भाभी ठीक कह रही हैं, तू तो चुप ही रह। ये कहकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर शिवानी ओवन में चीज पास्ता बनाकर लाती है, जिसे खाकर सास बहुत खुश होती है। वाह बहू, तूने कितना अच्छा बनाया है, मैंने तो पहली बार खाया। चलो कुछ तो फायदा हो रहा है दहेज में तेरे सामान लाने का। इसके चावल को तो कुकर में ही पकाना होगा। छोड़िए बेचारी गरीब जेठानी को क्या बार बार ट्रोल करना। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए, कभी खाया नहीं होगा ना। शुक्रिया, वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। अच्छा तो लगेगा ही, मैंने ओवन में जो बनाया है। ऐसी वक्त गुजरता है। एक दिन आरजू खाली वॉशिंग मशीन की अलमारी पर अपने गेहूं और दाल चावल की बोरी रख रही होती है, जिसे देख देवरानी चिढ़ जाती है। ओहो, क्या हरकत की है आपने मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर? चावल की बोरी क्यों रखी है? मशीन खराब करना चाहती हो क्या? वैसे ही इस एक कमरे में जगह नहीं है। अरे इसी एक कमरे में जगह होती तो मैं चावल की बोरी इसमें क्यों रखती? जगह बन जाए इसलिए मैंने खाली वॉशिंग मशीन में बोरी रख दी, फिर बाद में हटा देती जब तुम्हें कपड़े धोने होते। नहीं, आप मेरी वॉशिंग मशीन को खराब करना चाहती हैं क्या? आप हटा लीजिए इसे यहाँ से। आरजू समझाती है, फिर भी शिवानी खुद से उसकी बोरी को निकालकर घर के गेहूं के ड्रम के साथ रख देती है। वहीं दोनों बेटे एक कंपनी में काम करते थे, जहां इलेक्शन के दौरान सारी चीज महंगी हो जाती है और उनकी कंपनी किसी इलीगल काम में होती है, जिस वजह से बंद कर दी जाती है और दोनों भाई नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। फिर शाम को सब खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? जिस कंपनी में थे उस कंपनी का नाम सुनकर तो हमें इतनी जल्दी काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हमें इस कंपनी का है, पर हमने तो कुछ गलत नहीं किया था ना। हाँ भैया, समझ नहीं आ रहा, घर वालों को कैसे बताएं? क्या हुआ बेटा, क्या बताना है? तुम दोनों बहुत परेशान हो। माँ, भैया और मेरी नौकरी छूट गई है। इलेक्शन की वजह से सब बर्बाद हो गया और अब तो हमारी नौकरी भी नहीं रही, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा ये भी नहीं पता। क्या? ये तो नहीं होना चाहिए था। आप कहीं और देखना, हो सकता है कहीं नौकरी मिल जाए। हाँ, कोशिश तो करेंगे। हफ्ता गुजर जाता है, दोनों भाइयों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और घर का खर्च चलाने के लिए अब आरजू का दहेज का राशन लाया जाता है। उसी के ही दाल चावल बनते हैं और बहू गेहूं को पीस कर घर में रोटी बनाती है। जब एक दिन शिवानी फिर से अपने दहेज के सामान पर इतरा रही होती है, तब नंद, बस करो भाभी, बड़ी भाभी को आप कितना सुनाओगी? अरे उन्होंने यहाँ पर अपने 2 चावल की बोरी ही तो रखी थी, बाकी उनका सारा सामान बाहर है। अब तो शर्म कर लीजिए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, हर तरफ महंगाई हो रही है। आपको पता है एक हफ्ते से हम कैसे खाना खा रहे हैं? आरजू भाभी के दहेज का राशन, अगर वो नहीं लाई होती तो इस वक्त घर में 10,000 रुपए सिर्फ राशन पर खर्च होते। शुक्र कीजिए 6-7 महीने तक हमें राशन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हम सबको तो एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन आप बस सुनाई जा रही हैं। शुक्र है तृप्ति, तुमने तो मुझे समझा। राशन का क्या महत्व होता है अब पता चलेगा। दहेज में फर्नीचर, सोफा, ओवन तो खा नहीं सकते ना। मेरे दहेज का ही तो राशन काम आ रहा है। सही बोला। और तू बहू, तूने आज तेरे दहेज में हम सबके 6-7 महीने की मुश्किल हल कर दी। हाँ, जब तक हम कहीं नहीं नौकरी भी ढूंढ लेंगे। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, इतने समय से मैं आपको कुछ भी बोलती रही। अब से मेरे दहेज का सामान आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने इतना कह दिया, यही बहुत है। इसके बाद मुश्किल समय में दहेज का राशन इस्तेमाल में लाया जाता है। 3 महीने बाद दोनों बेटों को नौकरी मिल जाती है और धीरे धीरे परिस्थिति फिर से ठीक होने लगती है। अरे कोमल, खाना बनाया या नहीं? बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से लेकर आओ ना। ये लीजिए, आज मैंने रोटी के क्रिस्पी रोल बनाए हैं। रोटी के रोल? ये तुमने कैसे बनाए? बस बना लिए। आपकी कोमल बहुत टैलेंटेड है, खाकर बताइए ना कि कैसा बना है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी के साथ साथ भरपूर टेस्ट भी है, इसलिए तो मुझे ये काफी पसंद आया। अब से तुम हर संडे मेरे लिए यही बनाना। मुझे पता था कि आपको ये जरूर पसंद आएंगे, इसीलिए तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसी अलग अलग चीज बनाती रहती हूँ, वरना वही बोरिंग रोटी चावल खाकर तो हर कोई खाने से उब जाएगा। कोमल को खाने में एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था। अक्सर कोमल डेली में जो भी खाना बनाती उसमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया करती। कोमल अपने पति आलोक के साथ शहर में अकेले रहा करती थी। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? अभी तो दूध वाले का भी आने का समय नहीं हुआ है। आलोक, आलोक, ये भी गहरी नींद में सो रहे हैं। लगता है मुझे ही उठना पड़ेगा। कोमल जैसे ही घर के डोर के पास जाकर उसमें बने शीशे से हॉल से बाहर देखती है तो उसे 3 लोग खड़े नजर आते हैं।
जिन्होंने मुंह को कपड़े से ढक रखा था और उनके पास ढेर सारे बोरे भी थे। ये देख कोमल काफी डर जाती है। हे भगवान, ये सुबह सुबह हमारे घर पर कौन आ गया? कहीं ये लोग चोर तो नहीं है? अब मैं क्या करूं? कोमल भागते हुए कमरे में जाती है और आलोक को जगाकर सारी बात बता देती है। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। आलोक स्टोर रूम से एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और डरते डरते घर का दरवाजा खोलता है। आलोक उन लोगों पर वार करने वाला होता है कि तभी, अरे ओ बुड़बक, अब अपने पिता पर हाथ उठाएगा तू? शहर आकर सारी तमीज भूल गया है क्या? अरे इतनी कड़क आवाज, ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। वो लोग जैसे ही मुंह पर से कपड़ा उठाते हैं तो आलोक के हाथ से डंडा छूटकर गिर जाता है। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि आलोक के ही घर वाले थे। आलोक कोमल जल्दी से अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माँ, बाबूजी, सुहानी, आप लोग ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, सब ठीक है, लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ इस तरह डंडा लेकर? शहर में मेहमानों का घर में स्वागत का कोई नया रिवाज चला है क्या? अरे नहीं पिताजी, वो इतनी सुबह सुबह घर पर भला कौन आ सकता है? ऊपर से आप लोगों ने अपना चेहरा भी छुपा रखा था तो हम डर गए और हमें लगा कि शायद कोई लुटेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, हम जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरे तो इतना प्रदूषण आपके शहर में खास कर सीने में दर्द हो गया, इसलिए हमने मुंह ढक लिया था। अब सभी घर के अंदर आते हैं। कोमल जल्दी से कपड़े बदलकर अपने सास ससुर और नंद के लिए शहरी नाश्ता बनाती है, जिसे देख, अरे बहू, तूने ये क्या बना दिया? ये क्या लेकर आई है तू नाश्ते में? मैंने आप लोगों के लिए काफी हल्का नाश्ता बनाया है। शहर में हम सभी ऐसा ही नाश्ता करते हैं। ये ब्राउन ब्रेड, जूस, फ्रूट और केलॉग्स है। ये शहरी नाश्ता हम लोग नहीं पचा सकते हैं। हमें तो अपने गांव का देसी खाना ही चाहिए। एक काम कर, तू गर्मा गर्म चावल और साथ में दाल और आलू का चोखा बना ले। माँ जी, पिताजी, सुबह सुबह नाश्ते में दाल चावल और चोखा कौन खाता है? बहू, हम खाते हैं, हम देसी बिहारी हैं और हमारी तो दिन की शुरुआत ही चावल से होती है। लेकिन माँ जी, हम लोग तो बिल्कुल ना के बराबर चावल खाते हैं और मेरे ख्याल से शायद रसोई में चावल भी नहीं है। अरे बहू, इतनी सी बात, रुक मैं अभी आता हूँ। महेश, माधवी और सुहानी गांव से अपने साथ जो ढेर सारे बोरे लेकर आए थे, उन बोरों में कम से कम 15 किलो चावल था, जिसे लाकर वो रख देते हैं। और अब कोमल उन बोरों में से चावल निकाल कर सभी के लिए सुबह सुबह दाल चावल और चोखा बनाती है। बहू के हाथ में स्वाद तो है, कितना बढ़िया दाल चावल बनाए हैं बहू ने, मजा आ गया खाकर। हाँ, साथ में खट्टा मीठा आम का अचार होता तो क्या बात थी। भाभी, चावल तो खत्म हो गए हैं और मुझे और भूख लगी है, थोड़े चावल और बना दो ना। कोमल रसोई में जाती है और एक बार फिर बोरे के अंदर से चावल निकाल कर बनाने लगती है और इस बार भी चावल हाथों हाथ ही खत्म हो जाते हैं। बहू, क्या बार बार थोड़े थोड़े चावल बना रही है? ठीक से पेट भी नहीं भर रहा, एक बार में ढेर सारा चावल बना देना। कोमल की रसोई में काफी छोटे छोटे बर्तन थे, जिसके चलते उसे बार बार चावल बनाने पड़ रहे थे। अब तक कोमल 7 से 8 बार चावल बना चुकी थी। कैसे लोग हैं ये, इतनी बार चावल बना दिए लेकिन इन लोगों का पेट नहीं भरा। गांव के लोग क्या इतना ही खाते हैं? अब जाकर नाश्ता हुआ है। चलो, मैं तो अब शहर पर जा रहा हूँ। दोपहर के खाने के वक्त ही लौटूंगा। सबके नाश्ते के बाद कोमल बर्तन उठाकर सिंक में रख देती है और तभी वो देखती है कि उसके ससुराल से आए हुए 10 बोरे चावल के बजाय 5 बोरे ही चावल बचे हैं। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने 5 बोरी चावल चट कर दिए और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा हुआ कि घर में चावल थे, वरना मुझे तो राशन की दुकान के कितने चक्कर लगाने पड़ते। नाश्ते के बाद भी कोमल को अपने ससुराल वालों के लिए चावल ही बनाने पड़ते हैं। आप लोग इतना चावल कैसे खा लेते हैं? अगर मैं एक वक्त चावल खाऊं तो बाकी के 2 वक्त तो मुझे रोटी चाहिए। अरे बहू, चावल तो हम लोगों की जान है, जान। हम लोग चावल खाए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। भाभी, हम तो मांस, मछली, सब्जी सबके साथ ही चावल चाहिए। ससुराल वालों के लिए चावल बना बनाकर कोमल की हालत खराब हो चुकी थी। तीनों वक्त कोमल को बार बार ढेरों बर्तन में अपने ससुराल वालों के लिए चावल बनाने पड़ते थे। आलू गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ, लेकिन इसके साथ भी इन लोगों को चावल खाने। दिन में तकरीबन ये लोग 5 बोरे चावल तो खा जाते। राशन वाला भी क्या सोचता होगा, उसकी दुकान का सारा चावल तो हम ही लोग खरीदने लग गए हैं। घर में छोटे बर्तन होने की वजह से कोमल को बार बार अलग अलग बर्तन में चावल बनाने पड़ते थे, जिससे परेशान होकर कोमल अब अपने घर के बाहर आंगन में एक बड़ा सा ईंट का चूल्हा बनवाती है और उस पर एक 5 किलो का बर्तन लाकर रख देती है, जिसमें वो एक साथ ही अब अपने ससुराल वालों के लिए 5 किलो चावल बनाती है। क्या हालत हो गई है मेरी शहर में रहकर गांव की लड़कियों की तरह। इतने बड़े बड़े चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे तो बिल्कुल हलवाई वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। कोमल को इस तरह आंगन में बावर्ची की तरह चावल बनाता देख उसके पड़ोस में रहने वाली सहेलियां उस पर हंसने लगती हैं।
अरे पल्लवी, कोमल को तो देखा, इसने कब से बावर्ची का काम शुरू कर दिया। अरे कोमल, तुमने बावर्ची का काम शुरू कर लिया और हमें बताया भी नहीं। परसों हमारे घर पर सत्संग होने वाला, उसका खाना बनाने का ऑर्डर हम तुम्हें दे दे क्या? बस अब यही रह गया था, बची कुची इज्जत भी चली गई। अरे आलोक बेटा, लगता है आजकल मेरा शुगर बढ़ गया है। आते हुए मेरे लिए दवाई लेना। मैं तो कुछ मीठा खाता भी नहीं हूँ, फिर भी न जाने मेरा शुगर लेवल कैसे बढ़ गया। दिन भर 5 किलो चावल ठूसते हो और कह रहे हो कि शुगर लेवल कैसे बढ़ गया। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही कोमल का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए अब अपने ससुराल वालों को वापस गांव भेजने की नई नई तरकीबें निकालती है। इस दुकान पर तो इतने अलग अलग तरह के चावल हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ लो क्वालिटी के। काम करती हूँ, लो क्वालिटी के लेकर चलती हूँ। अब तो इसी से ही इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कोमल लो क्वालिटी के कंकड़ पत्थर वाले चावल लेकर आती है, जिसका पहला निवाला खाते ही सबके मुंह में कंकड़ आ जाते हैं। भाभी, क्या आज आपने चावल साफ नहीं किए थे? चावल में कितने कंकड़ हैं। क्या करूँ सुहानी, मैंने तो 1 घंटे तक बैठकर चावल साफ किए हैं, लेकिन फिर भी कंकड़ पत्थर रह गए। क्या करें, यहाँ की दुकान वाले ऐसे ही चावल देते हैं। ये क्या बहू, आज के चावल कुछ ज्यादा ही नहीं पक गए हैं, बिल्कुल हलवे जैसे लग रहे हैं खाने में। अरे बाबूजी, मैंने भी दुकान वाले से कंप्लेंट की थी, लेकिन वो चावल ऐसे ही लेकर आ रहा है। कल से मैं थोड़ा कम पानी डालकर बनाऊंगी। कोमल जानबूझकर हर रोज चावल बनाने में कोई ना कोई गलती कर रही थी, जिसके चलते उसके ससुराल वाले काफी परेशान हो रहे थे। इन चावलों में तो कुछ स्वाद भी नहीं आ रहा है, मेरा तो जी सा उठ गया इन चावलों पर से। मैं भी कब से यही कह रही हूँ, आप लोग जो गाँव से चावल लेकर आए थे वो भी कब के खत्म हो गए। अब क्या करें? बिना चावल के इन तीनों का ही गुजारा काफी ज्यादा मुश्किल से हो रहा था, जिसके चलते अब वो सब 3 हफ्तों में ही वापस गांव जाने के लिए टिकट निकलवा लेते हैं। अरे पिताजी, आप तो 2-3 महीने के लिए आए थे, तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, अब शहर से जी भर गया है, और ऊपर से यहाँ के चावल। अगर 4 दिन और रहे ना तो बिना खाए तो हम लोग देवी मैया को प्यारे हो जाएंगे। अब अगले साल ही आएंगे हम। चलो, आखिरकार छुटकारा तो मिला मुझे, थैंक गॉड। अब तो मैं साल भर तक चावल नहीं बनाऊंगी। कोमल के गांव से आए ससुराल वाले वापस चले जाते हैं और अब कोमल भी अपने ससुराल में सुकून की सांस लेती है और पहले की तरह ही नॉर्मल रोटी सब्जी बनाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीती है।